तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, हमारी आज की कहानियां आपके, मेरे और सभी के लिए बिल्कुल नई होने वाली है, क्योंकि हमें इसमें कुछ नया सुनने को मिलेगा। बाकी इसी तरह साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप अगर पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। साथ ही अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दूं, तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आप सबको वहीं मिलूंगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, मेरा नाम निहाल रावत है। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। दोस्तों, मैं वैसे यूपी के कुशीनगर जिले, जिसे बुद्ध नगरी के नाम से भी जाना जाता है, वहां से हूं। मेरे गांव का नाम पीपरा झाम है। मैं बता दूं कि मेरे कई दोस्त महेश भैया की कहानियां सुनते हैं और उन्हें पसंद भी करते हैं। वैसे हम लोग आपके बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं। लगभग 2.5 सालों से आपकी कहानियां सुनते आ रहे हैं, क्योंकि इनकी आवाज इतनी अच्छी लगती है कि आपकी कहानियां कौन नहीं सुनना चाहेगा। खैर, अब बढ़ते हैं मेरी आप बीती की तरफ, जो कि हाल ही में घटी बिल्कुल एक सच्ची घटना है। ये बात 9 दिसंबर 2022 की रात शुक्रवार की है, जब मैं सूरत में हीरावाड़ी चौक के पास स्थित साड़ी बनाने वाली एक कंपनी में काम करता था। पूरी कंपनी 4 मंजिले की थी, जिसमें से मैं तीसरे मंजिले पर काम करता था। मैं वहां सुपरवाइजर असिस्टेंट की पोस्ट पर काम करता था। मुझे वहां पर काम करते करते लगभग 6 महीने बीत चुके थे। उस समय मेरी वहां नाइट शिफ्ट होती थी। हर रोज मुझे रूम से 7:30 बजे निकलना पड़ता था, जिससे मैं वहां लगभग 8-10 तक पहुंच जाता था। एक रात की बात है, जब मैं काम पर गया। उस रात मेरे साथ काम करने वाले तीसरे और चौथे मंजिल के वर्करों की छुट्टी थी, जिसके कारण उस रात मेरी ड्यूटी नीचे फर्स्ट फ्लोर पर लगा दी गई। मुझे वहां काम करते करते 5 से 6 घंटे ही बीते होंगे कि तभी मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, जिसका नाम मोनू तिवारी है। उसने कहा कि चलो निहाल, तीसरी मंजिल पर मुझे एक काम है, अभी कुछ देर में चले जाएंगे। उस वक्त लगभग 1:30 या 2 बज रहा होगा। मैंने उससे कहा कि तुझे ऐसा क्या काम है? तो मोनू ने कहा, तुम केवल मेरे साथ चलो, बस वहीं मेरे पास खड़े रहना, क्योंकि मुझे वहां थोड़ा डर लगता है। दोस्तों, उस समय मेरा दोस्त शायद पहले से ही किसी बात से डरा हुआ था, शायद किसी पैरानॉर्मल घटना से। पर खैर, मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा कि चलो भाई चलते हैं, डर किस बात की। दोस्तों, मैं इन बातों से उस वक्त इतना डरता नहीं था और ना ही इन सब चीजों में विश्वास करता था। लेकिन अब क्या पता था कि जो मेरे साथ होने वाला है वो मौत के इतने करीब ले जाएगा। खैर, हम दोनों लिफ्ट से तीसरे मंजिल पर पहुंचे। उस कंपनी में ऊपर जाने के लिए एक लिफ्ट और एक सीढ़ी की सुविधा थी, जैसा कि हर जगह ही होता है। पर उस वक्त वहां पर काम न चलने की वजह से सारी लाइट्स ऑफ थी। हम लोगों ने जरूरत के हिसाब से लाइट जलाई। मेरा दोस्त तुरंत वहां पर पहुंचने के बाद अपना काम शुरू करने लगा। वहां कुछ साड़ी के बंडल को रखना था। मैं ठीक वहीं कुछ ही दूरी पर मोबाइल चलाने लगा। मोबाइल चलाते चलाते यही कुछ आधा घंटा बीता होगा कि तभी मुझे अचानक एहसास हुआ कि मुझसे कुछ ही दूरी पर हम दोनों के अलावा और कोई भी है। मैंने नजर दौड़ाई तो पाया कि सीढ़ी के पास एक आदमी, जो यही कुछ 15 या 16 मीटर की दूरी पर होगा। मैंने देखा कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके बाल काफी लंबे लंबे और उलझे हुए थे। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, क्योंकि उसके बालों से उसका चेहरा ढका हुआ था। उसके शरीर पर काफी जख्मों के निशान थे। खून से लथपथ था वो। देखकर ऐसा लगता था कि मानो कुछ दिन पहले की ही चोट हो। दोस्तों, आपको विश्वास करना मुश्किल होगा, बाकी आपको बता दूं कि वो जो कुछ भी था वो मुझे लाइट्स की वजह से बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता वैसे वैसे ऑटोमेटिक सारी मशीनें और लाइट्स चालू होती जा रही थी। मुझे विश्वास हो गया था कि ये कोई इंसान तो नहीं। मुझे भी उस वक्त अचानक से डर लगने लगा।
मेरा डर इतना ज्यादा था कि मैं वहीं जाम सा हो गया। डर की वजह से मेरा शरीर कांपने लगा। मैंने सोच लिया था कि अब शायद ये मेरी आखिरी रात है और आज के बाद अब मैं नहीं बचूंगा। दोस्तों, ऐसा एहसास मुझे जीवन में पहले कभी नहीं हुआ था, और तो और मैं सोचने के अलावा कर भी तो कुछ नहीं सकता था। डर इतना ज्यादा था कि मैं भाग भी नहीं पा रहा था। मुझे मेरी मौत अपने सामने दिख रही थी। उसी बीच मेरे दोस्त ने कहा कि निहाल, तुमने मशीनें और लाइट्स चालू क्यों की? मोनू बार बार मुझसे यही बात पूछता रहा, लेकिन मेरे द्वारा जवाब ना पाने के बाद वो जल्दी से मेरे पास आया। जैसे जैसे मोनू मेरे पास आया वैसे वैसे वो प्रेत अचानक पीछे की तरफ जाकर कहीं गायब हो गया, जिससे कि मोनू को शायद वो दिख नहीं पाया। मोनू मुझसे अचानक पूछने लगा कि क्या हुआ निहाल, तुम बोल क्यों नहीं रहे? तुमने मशीनें और लाइट्स क्यों चालू की? जल्दी बताओ, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? दोस्तों, मैंने उसे डरते हुए केवल एक ही बात बोली। मैंने कहा कि भाई, आज हम लोग नहीं बचने वाले हैं, बस तुम जल्दी से यहां से भागो। इतना सुनते ही मोनू समझ गया और बिना देरी करते हुए वो मेरा हाथ पकड़कर लिफ्ट की तरफ भागा ताकि हम लोग नीचे भाग सकें, क्योंकि अब नीचे जाने का वहां से कोई दूसरा सुरक्षित रास्ता नहीं था, क्योंकि वो मुझे सीढ़ियों की तरफ दिखाई दिया था। दोस्तों, हम इतनी जल्दबाजी में थे कि मैं आपको यूं कहूं कि उस आत्मा या भूत की वजह से लिफ्ट का बटन भी नहीं काम कर रहा था। हम दोनों बहुत ज्यादा डरने लगे थे। हम दोनों तुरंत महावीर हनुमान जी का नाम जपने लगे। कुछ ही देर में अचानक जैसे तैसे लिफ्ट ने काम करना शुरू किया। हम लोग जल्दी से नीचे फ्लोर पर आ पहुंचे कि तभी हमें गार्ड ने देखते ही कहा कि क्या हुआ, इतने डरे हुए क्यों हो? कोई भूत देखा क्या? हमने डरते और हिचकिचाते हुए कहा कि हाँ, कुछ ऐसा ही। वास्तव में वह एक आत्मा, बहुत बुरी आत्मा थी। गार्ड ने कहा कि क्या जरूरत थी इतनी रात को वहां जाने की? यह काम तो सुबह भी हो सकता था। दोस्तों, इसके बाद गार्ड ने बताया कि कुछ साल पहले वहां एक आदमी की मशीन में फंसने की वजह से उसकी मौत हो गई। यह सिलसिला तब से चालू हो गया है। उसका यूं बार बार दिखना, कई बार तो उसकी वजह से कई लोगों की वहां ऐसे ही मशीन में फंसने की वजह से मौत हो गई है, लेकिन इसको वर्कर्स की गलती मानकर कंपनी वाले अनदेखा कर देते हैं। बस शुक्र मनाओ कि भगवान की कृपा से आज तुम दोनों सही सलामत बच निकले, वरना आज तुम्हारे साथ भी कुछ भी हो सकता था। दोस्तों, मैं इतना ज्यादा डर चुका था कि मुझे इसके 2 दिन तक लगातार बुखार आता रहा। दवाई खाने के बाद मेरी तबीयत में थोड़ा बहुत सुधार आने लगा, जिसके बाद तबीयत ठीक होते ही मैं वहां से कुछ दिनों में ही अपने घर चला गया। सच कहूं तो अब मेरा मन वहां पर नहीं लगता है। और तो और यही थी मेरी आप बीती, जो कि बिल्कुल एक सच्ची घटना है। दोस्तों, उस डर ने मुझे अंदर से हिला कर रख दिया है, क्योंकि ऐसी चीज का दिखना जिसका इस जमाने में विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, कहीं ना कहीं इस डर ने मेरे अंदर घर सा बना लिया है। अब मैं इन बातों पर विश्वास करने लगा हूं, जो कि मैं पहले नहीं करता था। मैं बस आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा कि जिसके साथ ये चीजें होती हैं केवल वही समझ सकता है। साथ ही मेरी इस आप बीती को आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए महेश भैया का दिल से धन्यवाद करता हूं। मुझे इस कहानी को भेजने में बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी निहाल रावत की कहानी, जो कि उनके साथ उनके काम करते करते एक फैक्ट्री के दौरान हुई। खैर, आपको इनकी कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं ले चलता हूं आपको अब हमारी अगली कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अर्पित है और मैं उन्नाव में रहता हूं। ये बात आज से 2 साल पहले की है, लगभग 2021 की। मेरी उम्र लगभग 16 साल की थी। जून की छुट्टियां थी, तो मैं अपनी मासी के यहां शफीपुर गया था। वहां पहुंचने के बाद सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे सोचकर भी मुझे बहुत डर लगता है। दोस्तों, उनके घर से थोड़ी ही दूरी पर एक बहुत पुराना ब्रिज है और वहां के लोगों को मानना है कि वो जगह हॉन्टेड है। वहां दिन में भी एक आध लोग ही कभी कभार दिखते हैं।
खैर, मैंने ये सब सुना तो मुझे डर तो नहीं लगा, लेकिन मैं वहां जाने की सोचने लगा। मैंने ये बात अपनी मासी के लड़के से कही। मेरी बात सुनकर वो डर सा गया, लेकिन मैंने जैसे तैसे उसे अपने साथ जाने को राजी किया। इसके बाद हम किसी को बिना बताए वहां के लिए निकले। वो जगह ठीक हमारे घर से यही कुछ 2 किलोमीटर पर होगी। भाई ने कहा कि एक आम का बागीचा है, वहां से हम जल्दी पहुंच सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, चलते हैं। दोस्तों, हम जा ही रहे थे कि मैंने मासी के लड़के से पूछा कि हम यहां पर आम तोड़ते हुए चले, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया। मैंने जब कारण पूछा तो उसने मुझे चुप रहने को कहा। मैं यही सोच रहा था कि उस बागीचे में कोई भी उसकी देखरेख क्यों नहीं कर रहा है। मुझे ये अजीब तो लगा, लेकिन तब तक मुझे वो ब्रिज दिखने लगा। मैंने तुरंत मासी के लड़के को कहा कि क्या ये वही ब्रिज है? उसने जवाब में सर हिलाया कि हाँ, ये वही है। हम दोनों तेज चलने लगे और ठीक हम वहां पर पहुंचे। दोस्तों, मुझे वहां कुछ डरावना नहीं लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद जो हुआ वो बेहद ही डरावना था। मैं बस इधर उधर देख ही रहा था कि मासी का लड़का मुझे जल्दी चलने के लिए बोलने लगा, लेकिन मैंने उसे रुकने को कहा और बोला कि तुम डरो मत, ये भूत प्रेत आत्मा कुछ नहीं होता, बस थोड़ी देर और रुकते हैं। दोस्तों, ये शायद मेरी गलती थी। थोड़ी देर बाद जब कुछ भी नहीं हुआ तो फिर हम वहां से निकले और ठीक उसी बागीचे से होते हुए जा रहे थे। उसी बीच मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे पीछे कोई है। मैंने पीछे देखा तो वहां कुछ नहीं था, लेकिन मुझे बार बार ये लगने लगा कि शायद कोई तो है, पर जब पीछे देखता तो कोई नहीं दिख रहा था। बस उसी बीच जो हुआ वो सोचकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसी बीच मेरी मासी का लड़का अजीब अजीब सी बातें करने लगा। वो कहने लगा कि तुझे क्या लगता है, भूत प्रेत आत्मा नहीं होती? मैंने कहा हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है, और तो और मैं तेरी तरह डरता भी नहीं। दोस्तों, अचानक उसने जब मेरी तरफ देखा तो उसकी दोनों आंखें लाल देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। देखते ही देखते वो जमीन से 6-7 फीट ऊपर हवा में उड़ गया। ये सब देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मैं इतना डर गया कि वहां से भागने लगा। भागते भागते अचानक मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे सर पर कुछ मारा हो, क्योंकि इसके बाद मैं वहीं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं मासी के घर पर था। होश में आते ही मैंने मासी के लड़के के बारे में पूछा कि वो कहाँ है। माँ ने बताया कि वो अभी होश में नहीं है। मैंने पूछा कि हम यहाँ कैसे आए, तो पता चला कि कोई आदमी था जो हमें उस बागीचे से यहाँ लेकर आया था। इसके बाद मासी के लड़के को एक बाबा को दिखाया गया। उन्होंने कोई ताबीज दिया और उसके गले में बांध दिया। मुझे तो ये लग रहा था कि उसने मुझे कुछ क्यों नहीं कहा। इसका जवाब है क्योंकि मैंने बजरंग बली बाबा का लॉकेट पहना हुआ था। खैर, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन मेरी मासी का लड़का अभी भी कभी कभी रात को अचानक डर जाता है, और दूसरी तरफ मैं ये सोचता हूं कि मुझे लगता है कि हमें वहां नहीं जाना चाहिए था। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी अर्पित की कहानी। इस कहानी में आपने देखा कि जिद तो अर्पित की थी, लेकिन चपेट में उनकी मासी का लड़का आ गया। कहते हैं कि आत्माएं अक्सर उन्हीं लोगों पर अपना जोर आजमाती हैं जो इंसान अचानक से डर जाता है। पर खैर, मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र है। मैं महाराष्ट्र के संभाजी नगर से हूं। आप सभी को बता दूं कि मैं महेश सर का बहुत बड़ा फैन हूं, और मेरी जो घटना मैं आपको बताने वाला हूं, ये मेरी नानी के चचेरे भाई राकेश के साथ हुई थी। उन दिनों मेरी नानी और उनका भाई मुंबई में एक बस्ती में रहते थे। ये बात ठीक उस रात की है जब मेरे नाना और राकेश किसी दोस्त की शादी में गए थे, तो उन्हें आते वक्त तकरीबन रात के 2 बज गए। उनके साथ उस वक्त उनके कुछ दोस्त भी थे। हालांकि वो लोग उस वक्त रिक्शा से घर लौट रहे थे। तो ठीक जैसे ही वो बस्ती के आगे वाले गेट के पास पहुंचे, तब नाना जी ने कहा कि मैं यहीं से घर चला जाऊंगा, क्योंकि नाना जी के दोस्त पीछे की गेट की तरफ रहते थे। तो ठीक नाना जी गेट के अंदर की ओर आने लगे। उस वक्त काफी अंधेरा था। स्ट्रीट लाइट की हल्की हल्की रोशनी में नाना जी ने देखा कि एक आदमी गेट के अंदर खड़ा है। नाना जी को लगा कि कोई बस्ती का ही होगा। वो ठीक आगे की ओर बढ़ने लगे।
इसी बीच वो रुके और सोचा कि एक बार देख लो कि आखिर कौन है जो इतनी रात को बाहर घूम रहा है। चलते चलते नाना जी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वो आदमी उनका पीछा कर रहा था। हल्की सी रोशनी उस आदमी के ऊपर पड़ रही थी। उसी रोशनी में नाना जी ने देखा कि उसका तो सर ही नहीं है। वो बिना कपड़ों के बस अंडरवेयर पहने धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा था। नाना जी को समझने में देर नहीं लगी। उनकी अचानक चीख निकल गई और वो भागने लगे। उनके ठीक पीछे वो आदमी भी भाग रहा था। भागते भागते नाना जी बस्ती के पीछे वाली गेट के पास पहुंच गए। वहां ठीक एक साईं बाबा का मंदिर था। मंदिर के ठीक सामने रुकने के बाद भी वो आदमी उनका पीछा करता रहा। उसी बीच उन्होंने देखा कि उनके दोस्त पीछे वाले गेट से अंदर आ रहे थे। उन्होंने देखा कि नाना जी बहुत डरे हुए हैं। वो बस लगातार भागे जा रहे हैं। सच कहूं तो वो आदमी उस वक्त बस नाना जी को ही दिखाई दे रहा था। जैसे तैसे सभी दोस्तों ने नाना जी को पकड़ा और घर ले आए। नाना जी पूरी रात बस यही बोलते रहे कि वो आ रहा है, दरवाजा बंद करो, वो मुझे ले जाएगा। साथियों, इसके बाद कुछ दिनों तक उनका बुखार नहीं उतरा। वो बहुत ज्यादा डर चुके थे और तो और रात हो या दिन वो सोने से बहुत डरते थे। ऐसा लगता था कि जैसे आंखें बंद करते ही वो उन्हें दिखाई दे रहा हो। कुछ हफ्ते ऐसा ही चलता रहा। घर वालों ने उन्हें कई पीर, बाबा, पंडित सबको दिखाया, लेकिन नाना जी ठीक नहीं हुए। कुछ समय बाद किसी ने कहा कि इन्हें पास के ही एक चर्च में लेकर जाओ, जिसके अगले ही दिन उन्हें चर्च में लेकर गए। वहां जाने के बाद नाना जी ने प्रार्थना की और कुछ समय बाद उन्हें ऐसा लगा कि उनकी बॉडी से जैसे कोई ठंडी हवा का झोंका एकदम बाहर की तरफ निकला हो, जिसके बाद कभी भी नाना जी को वो आदमी नहीं दिखाई दिया। और तो और अब वो बिल्कुल ठीक है। बस इतनी सी ही थी मेरी ये कहानी। महेश सर, मैं आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट करता हूं कि ये कहानी आप जल्द से जल्द अपने चैनल पर अपलोड करें। मेरे पास ऐसी कई और सच्ची और हैरान कर देने वाली कहानियां हैं जो कि मैं आप और सभी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करना चाहता हूं। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी जितेंद्रा के नाना जी की कहानी। कई बार कुछ हवाएं इतनी खतरनाक होती हैं कि इंसान चाहकर भी उससे छुटकारा नहीं पा पाता, मगर वो कहते हैं कि जहां शैतान है वहां भगवान जरूर होते हैं। वो किसी भी रूप में आकर हम इंसानों की मदद कर सकते हैं। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की चौथी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मैं महेश सर की कहानियां लगभग 5 महीने पहले से सुनता आ रहा हूं। मुझे इनकी आवाज बहुत ही ज्यादा पसंद है। मैं हर रात को इनकी स्टोरी सुनते सुनते चुपचाप सो जाता हूं। वैसे मेरा नाम सुगेंद्र सिंह राजपूत है। मैं बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से हूं। सच कहूं तो मुझे भूत प्रेत इन सब पर यकीन नहीं था, और तो और मैं हॉरर मूवी और हॉरर स्टोरीज का बहुत बड़ा फैन हूं। मैं इन सब चीजों में बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन आज जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूं वो बहुत ही अजीब है। ये घटना मेरे साथ लगभग 1 महीने पहले की है। मैं बिलासपुर से एक गांव की तरफ जा रहा था, यही कोई शादी अटेंड करने। मेरे साथ मेरे पिताजी भी गए थे। हम दोनों लगभग 5 बजे शाम को गांव पहुंचे। इसके बाद खाना खाते और बात करते करते कब रात के 11:30 बज गए मुझे पता ही नहीं चला। और तो और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि गांव में अक्सर 7 या 8 बजे ही सब लोग सो जाते हैं। बस फिर क्या था, धीरे धीरे सब लोग सोने चले गए। मुझे भी पिताजी ने आवाज दी कि चलो अब सो जाओ, लेकिन मुझे तो घर के अंदर नहीं बल्कि छत पर सोना था। पिताजी ने मुझसे कहा कि तुम चलो, मैं आता हूं। ऐसा कहकर पिताजी सोने चले गए और मैं भी छत पर सोने के लिए चला गया। दोस्तों, जब मैं छत में पहुंचा तो वहां पर पहले से ही 2-4 लोग सोए हुए थे। मैं भी चुपचाप एक भाई के बगल में लेट गया। मेरे लेटने के कुछ ही देर बाद कुछ कुत्तों की भौंकने की आवाज सुनाई देना शुरू हो गई। खैर, उस पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं चुपचाप सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन दोस्तों वहां पर कुत्तों का भौंकना बंद ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने ऐसा पता नहीं क्या देख लिया हो कि वो लगातार ऐसे भौंकते ही जा रहे थे। खैर, मैं जैसे तैसे आंखें बंद करके सोने लगा। मैं ठीक पेट के बल सोया हुआ था। उसी बीच मैंने कुछ महसूस किया कि जैसे मेरे ठीक पीछे
कोई बड़ा सा काला साया मेरे ऊपर आने वाला है। मैं ठीक जैसे ही देखने को पलटा तो अचानक वो साया मेरे पर हावी हो गया। मैंने उस काले से अजीब दिखने वाले उस साये को अपने ऊपर आते हुए देखा, जिसके बाद मैं बदहवास हो गया। मैंने उठने की तमाम कोशिशें की, लेकिन मैं उठ नहीं पाया। मेरे बाजू में जो एक भाई सोया हुआ था, मैंने उसको भी आवाज देना चाहा, लेकिन मेरे तो जैसे मानो किसी ने होठ सिल दिए थे। मैंने उसके हाथ को भी पकड़ना चाहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने तुरंत ही हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। देखते ही देखते मैंने महसूस किया कि अब मैं उसकी कैद से आजाद हो रहा हूं। मैंने जोरों से हाथ पैर चलाना शुरू किया और कुछ ही पलों के बाद मैं उठने में कामयाब हुआ। मैंने तुरंत ही अपने आसपास देखा तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया। मैंने अपने मोबाइल का टॉर्च निकालकर पूरे छत में देखा, लेकिन कहीं भी कुछ भी नहीं था। एक पल के लिए मानो मैं बिल्कुल जम सा गया कि आखिर मेरे साथ ये क्या हुआ और क्यों मैंने अपने मोबाइल में हनुमान चालीसा शुरू किया। मैं दोबारा सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। महेश जी, आपको क्या लगता है, और सभी दोस्तों को भी, क्या ये स्लीप पैरालिसिस था? लेकिन वो तो सोने के बाद नींद में होता है, लेकिन मैंने तो जागते हुए ये सब महसूस किया। दोस्तों, आपको आखिर क्या लगता है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी महेश जी, आप मेरी ये दास्तां अपनी स्टोरी में प्लीज जरूर लाना। मुझे इंतजार रहेगा आपकी स्टोरी का। बस इतनी ही थी मेरी ये सच्ची दास्तां। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, क्या लगता है आपको आखिर सुकैन के साथ क्या हुआ होगा? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी मैं इनके साथ उन सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा जो कि मुझे अपना समझकर मुझसे स्टोरी शेयर करते हैं। खैर, चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक जायसवाल है। मैं कोलकाता से हूं। मुझे यकीन है कि महेश सर मेरी ये कहानी जरूर पोस्ट करेंगे। खैर, ये बात आज से 2 साल पहले की है, जब मैं 12th में पढ़ रहा था। मैं फेसबुक बहुत ज्यादा यूज करता था। उस टाइम फेसबुक यूज करते करते मेरा एक फ्रेंड बना। हम दोनों में चैटिंग कॉलिंग दोनों स्टार्ट हो गया और इसके बाद नंबर एक्सचेंज हुआ। फिर हम काफी अच्छे फ्रेंड बन गए। साल पूरा हो चुका था, हम अच्छे फ्रेंड थे। फिर एक दिन उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया और उसने मुझे एक ताबीज दिया। मैंने भरोसा करके वो पहन लिया, लेकिन उस ताबीज के पहनने के कुछ दिनों बाद मुझे कुछ अजीब सा फील होने लगा, जैसे कोई मेरे साथ हर समय में है। मैं रात को सोने जाता था तो अचानक मुझे ऐसा लगता कि कोई मुझे बुला रहा है। यही सब कुछ दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन उसने मुझसे बातें करनी बंद कर दी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मेरा मन नहीं लग रहा था। उसके बिना मैं अधूरा सा हो गया था। फिर मैंने एक दिन YouTube में अपने फ्रेंड्स को पाने के लिए कुछ जादू टोना विद्या देखी। मुझे पता चला कि जिन्नात को बुला के उससे सब कुछ ठीक करवा सकता हूं। मैंने ये सोच लिया था कि मुझे ये करना ही है। पहला स्टेप ये था कि उसमें बोला गया है कि रात के 3 बजे या दोपहर के 3 बजे मुझे मांस और इत्र फ्राइडे को जिन्नात को देना है। मैंने सोचा कि ये काम रात को तो नहीं हो पाएगा, तो क्यों ना दोपहर में शुरू करूं। मैं पास के ही होटल से चिकन और इत्र लेकर सुनसान रेलवे ट्रैकिंग में चला गया। उस समय मैंने पहले चिकन रखा और जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। इसके बाद मैंने वो इत्र चिकन पर डाल दिया। दोस्तों, आप यकीन नहीं कर सकते, दोपहर के समय मेरे हाथ पांव पूरे ठंडे हो गए। मेरे हाथ पांव एकदम कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरे साथ है, मेरा गला दबाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन डरते डरते ये काम मैंने खत्म किया और ठीक बोला भी गया था कि पीछे घूमकर नहीं देखना था, लेकिन मैंने भूल से पीछे देख लिया। इसके सेकंड स्टेप में कहा गया था कि मुझे रात को अकेले जिन्नात को बुलाना था, जिस वजह से मुझे ये काम नहा धोकर करना था। उसी बीच मेरी दीदी ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों हो, चुपचाप सो क्यों नहीं जाते। दोस्तों, मैं और मेरी दीदी एक रूम में सोते थे और मम्मी डैडी अलग रूम में। भाई भाभी का भी रूम अलग था। मैंने दीदी को यह कहा कि मुझे 12th का असाइनमेंट लिखना है, वो भी पूरी रात, जिस वजह से मुझे आज अकेले सोने दो। दीदी ने कहा ठीक है। वो मुझे रूम में अकेला छोड़कर बाहर चली गई। दोस्तों, इसके बाद मैं बहुत ज्यादा रोया। मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी। पता नहीं उसने ऐसा क्या कर दिया था कि मुझे हमेशा उसका ख्याल आता था। फिर मैंने शुरुआत की। मैंने
मैंने कई तरीके से जिन को बुलाने की कोशिश की। तकरीबन 1 घंटे तक मैं ये करता रहा कि तभी अचानक मेरे रूम का दरवाज़ा कोई पीटने लगा। मैं मन ही मन काफ़ी डर गया था, पर मैंने ये सोच लिया था कि मुझे मेरा दोस्त चाहिए। हिम्मत करके मैं लगातार उसे बुलाने लगा। उस वक्त मेरे आसपास काफ़ी अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। मैं डर से काँप रहा था। उसी बीच मुझे विंडो पर एक साया दिखा। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैंने तुरंत अपनी दीदी को कॉल किया, जो कि पास के रूम में ही थी। मैंने उससे कहा कि अपना रूम खोलो, मुझे आना है। मैं चुपचाप उनके साथ सो गया। दोस्तों, इसके अगले दिन मुझे काफ़ी ज़्यादा डर सा लगने लगा। मैं बहुत डरा डरा सा हो गया था। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि मुझे इमरान चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। मैं इमरान के लिए पागल सा हो गया था। और तो और मुझे मेरे साथ हमेशा कोई साया दिखाई देता है। एक दिन मेरी माँ मुझे एक बाबा जी के पास ले गई। फिर उन्होंने ऐसा कहा जिसे सुनकर मेरा दिमाग सा हिल गया। एक तो मैं पहले ही अजीब सा हो गया था, लेकिन बाबा ने कहा कि जिसने ये तावीज़ दिया है वो तुझे मुस्लिम बनाना चाहता था। वो तुझे खुद के लिए पागल बना देना चाहता था। दोस्तों, मैं ये सुनकर टूट सा गया। बाबा ने मुझे एक तावीज़ दिया और उसे पहनने के बाद ही मैं ठीक हुआ। दोस्तों, मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी किसी अनजान इंसान से कुछ खाने या पहनने का सामान नहीं लेना चाहिए। वैसे तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मेरे साथ जो कुछ भी हुआ ये बिल्कुल एक सच्ची कहानी है। आई होप आप लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी जायसवाल की कहानी। आपने कहानी में सुना ही होगा कि इन्होंने किस तरह अपने आप को बर्बाद सा कर लिया था। नहीं मालूम कि इनकी कहानी में कितनी सच्चाई है। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारे आज के कुछ छोटे किस्सों की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम विवेक है। मैं जम्मू एंड कश्मीर का हूं। आपको मेरे साथ बीती एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। बात यह है कि मैं शनिवार की शाम को पबजी खेल रहा था। थोड़ी देर में मुझे पिज्ज़ा खाने का मन किया। मैंने बाइक उठाई और पिज्ज़ा खाने के लिए रात के 9 बजे निकल गया। ठीक भैया को एक पिज्ज़ा का ऑर्डर दे दिया। मैंने भैया को कहा कि मैं 10 मिनट में थोड़ा घूम कर आता हूँ। मैंने अपनी बाइक घुमाई और गांव की तरफ घूमने चला गया। मैं तकरीबन 1 किलोमीटर दूर गया। बाइक की स्पीड यही कोई 40 या 45 की होगी। थोड़ी ही दूरी पर मुझे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, सफ़ेद कपड़ों में, जो हाथ हिलाकर मुझसे लिफ्ट मांग रहा था। मैंने सोचा कि मुझे तो थोड़ी आगे से वापस मुड़ जाना है, क्योंकि गांव दूर था। मैंने बाइक नहीं रोकी। इसके बाद मैं बहुत दूर निकल चुका था। मुझे फिर से वही बूढ़ा दिखा, सेम मूवमेंट, हाथ हिलाकर मुझसे लिफ्ट मांग रहा था। सच कहूं तो मैं समझ चुका था कि ये कोई इंसान तो नहीं है। मैं अचानक पूरी तरह से सुन्न पड़ गया था। मैंने चुपचाप थोड़ी आगे से बाइक मोड़ ली और वापस आते टाइम बाइक कम से कम 100 से 125 की स्पीड में चलाई। दोस्तों, वैसे मेरे पास हनुमान जी का लॉकेट था, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसीलिए ठीक हूं, क्योंकि इसके बाद मुझे कोई फीवर वगैरह नहीं हुआ और ना ही कुछ ऐसा दिखाई दिया। आइए दोस्तों, दूसरे किस्से की तरफ। दोस्तों, मेरा नाम नावेद है और मैं मुंबई का रहने वाला हूं। यह कहानी जो आपको मैं सुनाने जा रहा हूं, यह मेरे पिताजी के साथ हुई थी। एक बार वो एक काम से कहीं बाहर गए थे। वहां पर उनको रहने के लिए एक रूम मिला था। पूरा दिन गुजारने के बाद जैसे ही रात हुई तो पिताजी सोने के लिए उस रूम में चले गए। आधी रात को जब उनकी आंखें खुली तो उनका कोई बहुत जोर से गला दबा रहा था। पिताजी बस चिल्लाते जा रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो गया। वो रात पिताजी को नींद नहीं आई और इसके ठीक दूसरे दिन जैसे ही मेरे पिताजी उस रूम से बाहर निकले तो वहां के रहने वाले लोग मेरे पिताजी को घूरे जा रहे थे। थोड़ी ही देर में पिताजी ने किसी एक आदमी को उनके साथ जो रात को हुआ वो सब कुछ बताया। फिर वो आदमी ने कहा कि कुछ साल पहले एक लड़का इसी रूम में रहता था, जो कि कहीं बाहर से आया था यहाँ पढ़ाई करने। पर जैसे ही वो अपने एग्जाम में फेल हो गया तो उसने घर वालों के डर से इस रूम में फांसी लगा ली थी। बस तभी से वो इस रूम में किसी को रहने नहीं देता। ठीक इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि ये छोटी सी कहानी आप लोगों तक महसी जरूर लाएंगे। धन्यवाद। आइए दोस्तों, एक छोटा किस्सा और सुने।
हेलो महेश सर, मैं आपकी वीडियोस बहुत समय पहले से देख रही हूँ। मेरा नाम नेहा ठाकुर है। मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ। ये किस्सा मेरे चचेरे भाई के साथ हुआ था। दोस्तों, मेरे भैया की एक आदत थी, जो कि ये थी कि अगर वो कहीं भी जाते तो हमेशा बाइक से जाते थे और अक्सर वो रात को ही जाना पसंद करते थे। एक बार की बात है, भैया के एक फ्रेंड की शादी थी। वो तकरीबन 5-6 दोस्त थे। तो ठीक वो सब रात को ही बारात के लिए निकल गए। और एक बात, भैया सिगरेट बियर भी पीते थे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो हमेशा रात में ही घूमा करते थे। इसी के चलते उन्होंने कहीं से अपनी हिफाजत के लिए एक गन माउजर भी ली थी। खैर, भैया बारात में जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में बाइक रोककर सारे लोग आपस में बियर सिगरेट पीने लगे। रास्ता काफी सुनसान था। वो रास्ते में रोड के किनारे बैठे हुए थे। और तो और एक बात आप सभी को बता दूं कि भैया भूत प्रेत को बहुत मानते थे और तो और वो बजरंग बली को भी बहुत ज्यादा मानते थे। थोड़ी ही देर में अचानक उनके सामने एक 2-3 साल का बच्चा आ गया। भैया थोड़ा डरे, लेकिन उनके फ्रेंड्स उनसे बहुत ज्यादा डर गए थे, क्योंकि वहां पर काफी दूर दूर तक कोई घर या बस्ती भी नहीं थी। लेकिन भैया ने हिम्मत से काम लिया और चुपचाप देरी ना करते हुए वहां से वापस घर की तरफ निकल गए। बस इतना ही था ये किस्सा। दोस्तों, ये 3 छोटे किस्से सुनाने के बाद एक कहानी की डिमांड अभी अभी आई है, तो सोचा कि क्यों ना इसे भी सुनाकर अपनी आवाज को आराम देता हूं। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरी नानी के गांव में एक आदमी मर गया था। कुछ दिन बाद उसकी आत्मा किसी के भी शरीर में प्रवेश कर जाने लगी। इसके बाद उसकी आत्मा किसी के भी शरीर में प्रवेश कर जाती थी, जो कि बहुत उत्पात मचाती थी। एक बार तो उसकी आत्मा मेरी भाभी के शरीर में आ गई, जिसके बाद वो इधर उधर भागने लगी। वो तो मौके पर किसी पंडित या भूत भगाने वाले को बुलाया, तब जाकर कहीं उसने अपना नाम बताया कि मैं बलेश हूं। बलेश उस मरे हुए आदमी का नाम था। उसने कहा कि मैं किसी के भी शरीर में चुपचाप प्रवेश कर सकता हूं। कुछ दिन बाद उसकी आत्मा को शांति मिली, क्योंकि उसका उपचार किया गया। दोस्तों, कई बार तो वो 10-15 आदमी से भी नहीं संभल पाता था, लेकिन इस वक्त वो तांत्रिक उपचार से शांत है और अब किसी को सताता भी नहीं है। खैर, इसी तरह मेरी एक सहेली सोनिया ने बताया कि उसके चाचा जी तांत्रिक क्रिया करते हैं, जिनका नाम ओम प्रकाश है। उसने बताया कि एक बार उनको हवन में सम्मिलित किया गया और ठीक उनकी भाभी को एक रुमाल हाथ में रखने को कहा। पंडित जी ने हवन स्टार्ट किया तो ठीक तब उसने रुमाल को मंत्रों से जला दिया और तो और उनकी संतान बाधा कर दी। धीरे धीरे उनका पूरा घर बर्बाद कर दिया और तो और उन्होंने हवन करके उनके भाई को भी मरवा दिया। इलाज में कोई बीमारी सामने नहीं आई। किसी तांत्रिक को दिखाया तो उसने ये कहा कि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, तुम्हारे भाई की जिंदगी बस खत्म होने वाली है, अब बस भगवान का नाम लो। दोस्तों, कुछ ही समय बाद उसके भाई की मृत्यु हो गई, लेकिन उससे पहले उसके भाई की बेटी को इतना तेज बुखार आया कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। उसकी आंखें एकदम लाल हो जाती थी, बुखार 104 चला जाता। बाद में किसी को दिखाया तो उसने बताया कि इस पर काला जादू किया था, जिससे कि इसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई। शुक्र था कि वो किसी तरह जाकर बाद में ठीक हुई, लेकिन उसकी भाई भाभी की मृत्यु के बाद वो घर छोड़कर चली गई। अब वो अपने माँ बाप के साथ रहती है। दोस्तों, काला जादू इतनी बुरी चीज है कि किसी के भी हंसते खेलते परिवार को तबाह कर देती है। इसी तरह एक बार मेरे चाचा जी की बिजली गिरने से मृत्यु हो गई। तब से वो भूत बन गए, क्योंकि उनकी आत्मा हमें अचानक सताने लगी, जो कि घर में सबको परेशान करती है। जबकि हमने तांत्रिक का भी उपचार किया, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो जिन्न बन गए हैं और आज तक हमें सता रहे हैं। कई बार तो वो हमें सपने में भी दिखते हैं और तो और अमावस होने से पहले भी दिख जाते हैं। उस टाइम वो हमें सपने में वो अक्सर खाना मांगते हैं। बस यही सब चलता जा रहा है और यही थी मेरी ये 2-3 कहानियां। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी हमारी आज की कहानियां। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये कहानियां जरूर पसंद आई होगी। बाकी दोस्तों, अगर आपको ये कहानियां जरा सी भी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट्स तो जरूर कीजिएगा।
आप तो जानते ही हैं कि मैं आपका कमेंट्स में हमेशा इंतज़ार करता हूँ। बाकी जल्द ही मिलूंगा आपसे इसी तरह की रोमांच से भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूँ, बाय बाय।